जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रवीण अंकल का है। इनका सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम इन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने और संगत जी सत्संग को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी सत्संग का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से सुनना है। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा मार्ग है जिससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। पता नहीं कितना हमारा मार्गदर्शन होता है और कितनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम लोग प्राप्त करते हैं। ऐसा ही इन प्रवीण अंकल का सत्संग है, बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल है सत्संग है। और कैसे गुरु जी ने इनको संभाला, कैसे पल पल इनका साथ दिया, कैसे इनकी बुरी ज़िंदगी को एक सही मार्ग दिखाया। तो संगत जी, इस सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है गुरु जी की। और वैसे तो सारे ही सत्संगों में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है संगत जी, इसीलिए हमें बड़े भाव से पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग सुनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये, जो समय प्रभु के चरणों में बीत जाए, गुणगान में बीत जाए, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो संगत जी, इसीलिए मेरी सभी गुरु परिवार से विनती रहती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, प्रॉपर सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि संगत जी, जब सत्संग को हम ध्यान से अंत तक नहीं सुनेंगे तो कौन से सवालों के हमारे जवाब मिल रहे हैं, खुद सोचिए। इसलिए आप इसे पूरी श्रद्धा, भाव, विश्वास से सुनकर और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। और संगत जी, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको हमारा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम संगत जी प्रवीण है और मैं बुलंदशहर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बड़ी हिम्मत गुरुजी ने मुझे बख्शी है अपना सत्संग शेयर करने की। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना बिल्कुल नहीं आता था और मैं कहता था गुरुजी से कि गुरुजी, कभी मुझे अपना सत्संग शेयर करना पड़ा तो मैं कैसे करूँगा। मेरे को बहुत घबराहट और बेचैनी रहती थी। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी ने अपना सत्संग शेयर करवाना होता है तो वो कैसे भी करवा लेते हैं और उस समय हमें पता भी नहीं लगता कि हम अपना सत्संग कैसे शेयर कर चुके हैं। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मैं 2018 में जुड़ा हूँ और गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे संगत जी साक्षात भोले बाबा के दर्शन हुए हैं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं प्रभु के दर्शन कर पाऊँगा और उनको साक्षात देख पाऊँगा। अगर इस पृथ्वी पर मुझसे कोई कहता है कि क्या तुमने ईश्वर देखा है, तो मैं संगत जी बिल्कुल कहूँगा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे घर वालों ने मुझे बहुत लड़कियाँ दिखाई। मैं हर किसी को मना करता रहा और संगत जी धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। संगत जी, कम से कम 30 साल की उम्र मेरी हो गई थी। तब मुझे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए।
तब संगत जी मैं लड़कियां देखने जाता था, लड़कियां मुझे रिजेक्ट कर देती थी। वो कहते हैं ना संगत जी, कभी कभी गलती हम भी अपनी तरफ से कर देते हैं। संगत जी 30 साल की उम्र के बाद 1 डेढ़ साल लड़कियां ढूंढने में लग गया। जब पेरेंट्स शादी के लिए तैयार थे, देख रहे थे लड़कियां, जब मैं मना करता रहा और जब मैं तैयार हुआ तो लड़कियों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया उम्र की वजह से। उसके बाद संगत जी 32 साल की उम्र हो गई थी। फिर संगत जी एक लड़की पसंद भी आई। वहाँ संगत जी बात हम लोगों की चली भी, और संगत जी उसके बाद 2016 में मेरी शादी हो गई। 2016 में शादी होने के बाद संगत जी ये नहीं पता था कि ऐसा मेरी लाइफ में तूफ़ान आने वाला है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, कभी सोचा नहीं था। 2016 में शादी होने के बाद संगत जी वो कुछ दिन अपने घर रहने गई, और संगत जी जब वो घर से रहकर अब मेरे पास आई, तब संगत जी उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं उससे अक्सर पूछता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो कहती थी मैं ठीक हूँ, और संगत जी बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस फील होती थी। मैं हमेशा कहता था कि चलो दवाई करवा लेता हूँ, दवाई दिखाया आता हूँ, डॉक्टर को दिखाया आता हूँ। तो संगत जी वो हमेशा टालम-टूल करती रहती थी, बताती नहीं थी। मैंने काफ़ी बार उसकी मम्मी को भी फ़ोन किया और मम्मी से भी उससे पूछा, तो उसकी मम्मी भी यही कहती थी कि बेटा वीकनेस है, कमज़ोरी है, नई-नई शादी है, पानी बदला है, तो बच्चा खाने पे ध्यान कम लगा रखा। लेकिन संगत जी वो लोग बता ही नहीं रहे थे कि आखिर बीमारी है तो है क्या? मुझे और मेरे परिवार को तो यही लग रहा था शायद माहौल बदला है और घर बदला है, इस वजह से खान-पीन सही नहीं है। और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि वो दवाइयाँ भी खाती थी, क्योंकि मैं तो सुबह ऑफ़िस चला जाता था, शाम को आता था। तो मेरी मम्मी बताती थी कि दिन में ये दवाइयाँ खाती है, और संगत जी तेरे आने से पहले भी ये दूध के साथ दवाई खाती है। मुझे संगत जी इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं अनुमान था कि इतना बड़ा तूफ़ान है, इतना बड़ा झूठ इसकी परिवार ने हम लोगों से बोला है। फिर संगत जी ये कम से कम महीने में 2 बार तो अपने घर इसको जाना ही जाना होता था। मेरी मम्मी और मैं भी नहीं रोकते थे, क्योंकि हमें लगता था कि भई अभी बच्चा माँ-बाप से दूर हुआ है, नहीं रह पा रहा है, कोई बात नहीं। तो संगत जी महीने में 2 बार हम लोग इसको जाने देते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था महीने में 2 बार ये वहाँ करने क्या जाती है, इस चीज़ का हमें कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि इसकी फैमिली ने हमें बताया ही नहीं था कि इसको ब्लड कैंसर है। संगत जी दिन पर दिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, और संगत जी एक दिन इसको बहुत तेज़ फ़ीवर हो गया, और मैंने इसको कहा कि नहीं तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर के पास दिखा के आता हूँ। और संगत जी उस दिन मैंने छुट्टी भी कर ली। तो ये मुझे कहती है कि आप एक काम करो, वहाँ पे ना मेडिसिन्स रखी हुई हैं, और आप मुझे ना ये मेडिसिन्स दे दो, और ये इसमें ना बुखार की भी है। तो मैं संगत जी उससे हमेशा पूछता था कि मम्मी भी बताती है कि तुम दिन में भी दवाई खाती हो और मेरे आने से पहले भी खाती हो, ये दवाइयाँ है किस चीज़ की? तो वो कहती है, जब भी वो संगत जी मुझे सच नहीं बताती है, झूठ बोलती है, कहती है कि अभी मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो मेरे को बहुत वीकनेस फ़ील थी, तो मम्मी की एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, तो उन्होंने ये मुझे कैल्शियम की, ताकत की और शरीर में कमज़ोरी ना आए उसकी दवाइयाँ लिखी है। और जब भी संगत जी उसने मुझे ये बात नहीं बताई, तो मैं संगत जी मुझे लगा हो सकता है, तो कहती है इसमें ना एक बुखार की भी है और आप ये सब दवाइयाँ दे दो। संगत जी मैंने उसको जैसे-जैसे उसने मुझे बोला, वैसे-वैसे मैंने वो दवाइयाँ उसको दे दी। संगत जी वो दवाई खाने के बाद मेरे को थोड़ा-सा डाउट हुआ कि इतनी हेवी-हेवी दवाइयाँ हैं, इसमें कोई भी बुखार की दवाई तो लग नहीं रही है। संगत जी मैं थोड़ा-सा परेशान हुआ, और उस दिन संगत जी मैं ऑफ़िस नहीं गया था, और जब ये सो गई संगत जी, उसके बाद मैंने अपने फ़ोन से उस दवाइयों की फ़ोटो खींची, और संगत जी मैं सीधे मेडिकल स्टोर गया और मेडिकल स्टोर वाले भैया को बोला कि भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं ये दवाइयाँ किस-किस चीज़ की है? क्योंकि संगत जी ये मान लीजिए डेली ही बीमार पड़े रहना। तो मेरा कहीं न कहीं दिमाग खिसका, क्योंकि उधर संगत जी घर में लड़ाइयाँ भी चल रही थी। मम्मी का कहना था इसका तो रोज़ का बीमार पड़े रहना हो गया, सारा घर का काम मैं करती हूँ, मेड करती है, ये कुछ भी नहीं करती है।
तो संगत जी अब ऐसा नहीं होता ना, नई-नई बहू होती है तो उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है, घर सँभालना होता है। और संगत जी ये हमेशा बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी, तो मेरा भी दिमाग हिला, इसलिए मैंने ये वाला काम किया। और संगत जी जब मैं दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे मैंने दिखाई और जब मेडिकल स्टोर वाले ने दवाइयाँ पढ़ी, तो उन्होंने कहा ये तो जो पेशेंट कैंसर के होते हैं उनको दी दवाई जाती है ये तो। मैंने कहा कैंसर पेशेंट को दी जाती है? वो कहता है हाँ जी भैया। मैंने कहा भैया आपको गलतफ़हमी होगी, एक बार आप चेक करके बताओ। तो वो कहता है भैया मेरी 10 साल इस दुकान को हो गई है मेडिकल स्टोर को खोले हुए, तो मैं गलत क्यों बोलूँगा? ये भैया कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनको दी जाती हैं मेडिसिन्स, ये तो बहुत हैवी-हैवी हैं। अब संगत जी मेरे दिमाग एकदम से हिल गया, मैं एकदम से वहाँ खड़ा-खड़ा शॉक्ड हो गया कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या? मेरे को संगत जी बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी मैं दूसरे मेडिकल स्टोर के पास गया, उसने भी मुझे यही बात बोली। मैं संगत जी बहुत परेशान, मेरे को फिर भी यकीन नहीं हुआ। संगत जी उसके बाद मैंने अगले दिन फिर ऑफ़िस नहीं गया, मैं ऑफ़िस की छुट्टी ली क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था इस चीज़ पे। मेडिकल स्टोर वालों की बातों पे मुझे ना विश्वास होके संगत जी मैंने एक मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ली और संगत जी मैं सीधे डॉक्टर के पास गया और वहाँ के डॉक्टर्स को मैंने ये दवाई दिखाई तो उनका भी यही कहना था। अब संगत जी मैं इतना अंदर से टूट चुका, इतना आप समझ सकते हो संगत जी कि मेरी जगह शायद कोई और भी आदमी होगा ना, वो भी टूट चुका होगा। इस तरीके का सुनकर संगत जी मैं पूरी तरीके से हिल गया, घर आया। घर आने के बाद संगत जी मैंने सारी कंडीशन अपने मम्मी-पापा को बताई। मेरे मम्मी और मेरे पापा के तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी मम्मी तो एकदम से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। संगत जी मैंने जैसे-तैसे मैंने अपनी मम्मी को चुप करवाया वहाँ पे। उसके बाद संगत जी मेरे पापा ने इनके जो मेरी वाइफ़ थी इनके घर फ़ोन किया और उनके पापा को बोला कि आपने इतनी बड़ी बात छुपाई और आपने इतना बड़ा झूठ बोला। आपकी बेटी को तो ये वाली बीमारी है और ये सब चीज़ें आपने हमें बताई नहीं। यहाँ पे संगत जी बात थोड़ी बिगड़ गई और यहाँ पे संगत जी थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़े का माहौल क्रिएट हुआ और मेरी जो वाइफ़ थी वो अंदर से उठकर आती है और बोलती है बात क्या हुई है? किस बात पे लड़ाई-झगड़ा हो रहा है? तब संगत जी मेरा उससे काफ़ी झगड़ा होता है, मेरी फैमिली का झगड़ा होता है कि तुमने झूठ बोला और तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, तुम्हारी फैमिली ने छुपाई। संगत जी उसके बाद मैं अपनी वाइफ़ को उसके घर छोड़े आता हूँ कि हम नहीं रखेंगे, हमें डिवोर्स चाहिए, हम नहीं रख सकते। संगत जी उसके बाद टूट चुका था अंदर से, परेशान था कि मैंने इतना ट्रस्ट किया, भरोसा किया और इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया। संगत जी मेरी हालत वो हो चुकी थी कि मैं आपको बयाँ नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान भी आ सकता है जो मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं सोचा था। और संगत जी उधर परिवार के लोग बहुत परेशान थे। मम्मी तो इस कदर परेशान थी कि हमारे घर में ये समझ लीजिए एकदम से मतलब सन्नाटा सा छा गया था और जैसे मातम मनाया जाता है ना, इस तरीके से हमारे घर का माहौल हो चुका था। उसके बाद संगत जी करीबन 6 महीने तक ना उन लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, ना हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया। संगत जी 6 महीने इसी तरीके से समय कटा और संगत जी 6 महीने बाद हमारे पास एक नोटिस आता है, जिस नोटिस में संगत जी हमें कोर्ट के जो नोटिस होते हैं वो आता है और संगत जी हमें कोर्ट में पेश करने के लिए वो लोग नोटिस भेजते हैं। अब संगत जी हम और ज़्यादा परेशान क्योंकि मैं तो अपने आप को नहीं सँभाल पा रहा था। मैं तो संगत जी इतना टूट चुका था कि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं था, ना काम में, ना किसी चीज़ में। मेरे को बहुत शॉक लगा था, बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भगवान को यही कहता था मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे लिए तो बहुत एकदम शॉकिंग बात थी। उसके बाद संगत जी जब कोर्ट से नोटिस आता है तब संगत जी हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में वो लड़की, उसके परिवार के सब आते हैं, उनका वकील भी होता है। उधर संगत जी जज के सामने पेश हुआ जाता है।
और संगत जी उन्होंने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। संगत जी इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए, इतने झूठे इल्ज़ाम लगाए कि मैं पूरी तरीके से टूट गया, पूरी तरीके से बिखर चुका था और मेरे पास संगत जी जवाब ही नहीं था। मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था कि मैं क्या जवाब दूँ। इतने झूठे संगत जी हम पे आरोप लगाए गए कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बिल्कुल टूट चुका था, बिखर चुका था और समझ नहीं आ रहा था, मन कर रहा था सुसाइड कर लूँ, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। और संगत जी करीबन उन लोगों ने हमसे डिमांड 35 लाख रुपए की माँगी। 35 लाख संगत जी, मैं एक साधारण सा मनुष्य और मैं एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान, मेरे लिए 35 लाख रुपए लाना संगत जी कहाँ से लाता, इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता। और संगत जी उन्होंने केस हम लोगों पे डाल दिया। संगत जी वो तलाक देने को तैयार नहीं थी, हम लेने को तैयार थे। तलाक के तौर पे वो 35 लाख हमसे मांग रही थी। कहाँ से देता संगत जी 35 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट था। उसके बाद संगत जी कोर्ट में केस चलता रहा। मैं संगत जी बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल बर्बाद हो गए। हम बिल्कुल संगत जी एकदम से ये समझ लीजिए बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल हमारी कश्ती डूब चुकी थी। जिस समय संगत जी हम इतने बर्बाद हो चुके थे ना, उस समय संगत जी हमें गुरुजी ने सहारा दिया, हमें गुरुजी ने पकड़ा। गुरुजी वो फरिश्ता बन के हमारी ज़िंदगी में आए कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि संगत जी जिसने मेरी शादी करवाई थी उन्होंने लड़की वालों से पैसे लिए थे और झूठ बुलवाया था और वो लड़की, उसके परिवार वाले उससे पहले भी उसकी शादी कर चुके थे। हमने कोई छानबीन की नहीं थी, हमें लगा कि बढ़िया परिवार है, अच्छा परिवार है। और संगत जी हमें ये नहीं पता था कि ये लोग इस तरीके के निकलेंगे। और उस हालात में गुरुजी ने मेरा साथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संगत जी वहाँ से निकाल के, एक अंधेरी गुफा से निकाल के एक रोशनी की किरण दिखाई। संगत जी 2017 तक यही चलता रहा। 2018 में संगत जी 22 मार्च को मैं अपने वकील के पास गया था केस के चक्कर में। तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा टंगा हुआ। और संगत जी जब वकील साहब ने मुझे बोला कि मैं पेपर बनवा के लाता हूँ, 2 मिनट आप बैठिए। संगत जी मैं वहाँ बैठा रहा और मेरी नज़र गुरुजी पे पड़ती रही। और संगत जी मुझे बड़ा शांति सी मिल रही थी गुरुजी को देख के। येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप था और संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे एक खिंचाव होता है ना, जैसे गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था जो कोई खींच रहा है, चुंबकीय शक्ति की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। संगत जी करीबन वो 15 या 20 मिनट का टाइम था जब मेरी और गुरुजी का आपसी कनेक्शन हो रहा था। इस चीज़ का मुझे अब पता चलता है। गुरुजी मुझे उस समय जोड़ चुके थे अपने से, मेरा खिंचाव गुरुजी की तरफ था। इतने में वकील साहब आते हैं और संगत जी मैं एकदम से उनसे पूछता हूँ कि ये आपके पिताजी हैं? क्योंकि येलो कलर के चोले में गुरुजी का स्वरूप था। क्योंकि अगर कोई भगवान होते तो धूप बत्ती, अगरबत्ती या कोई माला वगैरह होती, क्योंकि वो वकील साहब के पीछे था जस्ट। तो वो बताते हैं नहीं नहीं ये गुरुजी हैं, हमारे छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैंने कहा ये गुरुजी हैं? तो मैं कहता हूँ कि मैं क्या इनसे मिल सकता हूँ? तब वो बताते हैं कि गुरुजी तो अपना चोला जो है वो 31 मई 2007 में छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अब भी हम लोगों के अंग संग हैं। संगत जी मैं उनसे अपने केस के बारे में तो बात करना भूल गया और संगत जी गुरुजी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जैसे कि गुरुजी ही मुझे एक प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे बारे में जान। और संगत जी मैं उनसे सिर्फ गुरुजी की बातें करने लग गया और वो इतना खो गए गुरुजी के सत्संग शेयर करने में, जैसे कि गुरुजी उनसे कहलवाते जा रहे हैं और वो मुझे बताते जा रहे हैं। उसके बाद संगत जी मैं घर आ जाता हूँ।
घर आके मुझे रात भर नींद नहीं आती है और मैं अपने गूगल पे यूट्यूब पर सर्च करना शुरू करता हूँ। मुझे और गुरुजी के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे कैसा टेंशन मुक्त किया। मैं जहाँ इतनी टेंशन, इतनी परेशानी में रहता था, वहाँ गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ लिया। और संगत जी, मैं केस के बारे में भूलकर सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचना मैंने शुरू कर दिया। अब संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती रही। जब मुझे ये पता चला कि गुरुजी का दिल्ली में छतरपुर में मंदिर है, क्योंकि संगत जी मैं बुलंदशहर रहता था तो मेरे यहाँ से दूर था। तब संगत जी मैं अपनी मम्मी को बताता हूँ कि ऐसे-ऐसे मैं वकील साहब के यहाँ गुरुजी को देख के आया और ऐसा लगा जैसे कोई खिंचाव मुझे खींच रहा है और कोई चुंबकीय शक्ति खींच रही है। और मैंने कल रात उनको यूट्यूब पे भी सर्च किया है और काफ़ी उनकी महिमा और सत्संग भी मैंने यूट्यूब पे सुने, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। दिल्ली में उनका छतरपुर एक मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी विराजमान है। कहते हैं जब हम गुरुजी को मानते हैं तो कोई भी उनके यहाँ से खाली नहीं जाता है। संगत जी, मेरी मम्मी कहती है कि वैसी दुनिया भर की परेशानी कम है, कितना बड़ा केस डाला हुआ है, कभी भी जेल हो सकती है, 35 लाख रुपए मांग रही है बिना तलाक तलाक लेने के, और तू बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैंने कहा पता नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी ही हमें इस परेशानी से निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। संगत जी, मेरी मम्मी विश्वास नहीं करती और कहती है कि तू पागल हो गया है, मैं यहाँ टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ, हर महीने इतने इतने पैसे वकीलों को दे दे के, और तू बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। संगत जी, उसके बाद मम्मी तो ऐसी बड़बड़ा के चली जाती है, लेकिन मैं ठान लेता हूँ कि मैं गुरुजी के दरबार जाऊँगा और गुरुजी के दर्शन करके आऊँगा। संगत जी, मैं वकील साहब को फ़ोन करता हूँ और उनसे गुरुजी के बारे में पूछता हूँ, वहाँ से एड्रेस वगैरह लेता हूँ और संगत जी मैं अगले दिन ही गुरुजी के दरबार के लिए निकल जाता हूँ। मुझे याद है संगत जी, 2018 27 मार्च, और संगत जी मैं गुरुजी के दरबार पहुँच जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ संगत जी, तो वहाँ पे बहुत सारी संगतें होती हैं। जैसे-तैसे भी मैं पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद संगत जी वहाँ सेवादार वगैरह जो होते हैं, तो मैं नया-नया गया था तो कुछ सेवादार वहाँ लगे हुए थे। तो वो कहते हैं कि अंकल, आप किधर को जाना है आपको? ये लाइन जा रही है, आप इधर को जाओ। क्योंकि संगत जी मैं रॉन्ग साइड चल रहा था। मेरे को कुछ नहीं पता था। मतलब ये समझ लीजिए, जब तक मैं गुरुजी के दरबार के अंदर नहीं गया तब तक वहाँ सेवादार ऐसे मुझे गाइड कर रहे थे, जैसे पता नहीं कब से मुझे जानते हैं, जैसे गुरुजी गाइड करवा रहे हैं। संगत जी, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद संगत जी सेवादार मुझे गाइड करवा रहे और मुझे अंदर गुरुजी के दरबार के दर्शन के लिए लेके गए। संगत जी, जब वो गुरुजी के दरबार के दर्शन के लिए मुझे उन्होंने रास्ता बताया और जब मैं अंदर गया, तब संगत जी मैं वहाँ इतना भव्य दरबार देखकर संगत जी सब कुछ भूल गया। गुरुजी के दरबार के अंदर घुसते ही मैं सब दुनियादारी सब भूल गया, कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं, सब ब्लैंक। और संगत जी बस वहाँ से दर्शन करके जैसे ही मैं बाहर निकला, तो मैं सीधा आ रहा था, वहाँ एक अंकल बोलते हैं, अंकल लंगर प्रसाद लो, या बैठ के लंगर प्रसाद करो। संगत जी मैंने वहाँ बैठ के लंगर प्रसाद किया। उस समय संगत जी मुझे कढ़ी और संगत जी एक सूखी सब्जी थी, चपाती थी, एक पूड़ी थी और संगत जी एक लड्डू प्रसाद, एक बर्फ़ी प्रसाद था, चटनी थी। ये लंगर मिला। मैंने संगत जी लंगर किया, क्योंकि सुबह का भूखा था। वो लंगर इतना था कि मैं तृप्त हो गया, ऐसा लगा जैसे मेरा पेट कितना भर गया। और संगत जी वहाँ जल प्रसाद पिया और संगत जी फिर मैं मंदिर से बाहर आया। इतने में संगत जी एक आंटी मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि अंकल, ये आप रखो, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी वो मुझे एक पॉकेट स्वरूप और संगत जी एक लॉकेट स्वरूप देते हैं और कहते हैं ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की तरफ से।
उसके बाद संगत जी वो ब्लेसिंग्स लेके मैं माथा टेक के घर आता हूँ। और संगत जी घर आते आते बस मैं गुरुजी के बारे में सोच रहा था, कुछ नहीं मुझे याद था और कुछ। और संगत जी घर मैं करीबन 11:30 या 12 बजे पहुँचता हूँ, क्योंकि संगत जी बुलंदशहर से हमारा छतरपुर मंदिर थोड़ा दूर था। ट्रेन पकड़ के 11:30-12 बजे पहुँचता हूँ। और संगत जी जब 11:30-12 बजे मैं पहुँचता हूँ, तब संगत जी मेरी मम्मी जो है वो मुझे बताती है कि तेरे ससुराल से फ़ोन आया था और अब वो 35 लाख नहीं मांग रहे हैं, अब वो सिर्फ 5 लाख मांग रहे हैं और 5 लाख में देके ही ख़त्म कर रहे हैं। उन्हें जल्दी ही ये ख़त्म करना है, क्योंकि संगत जी जो मेरी वाइफ़ थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, तो वो 5 लाख रुपए ही मांग के पीछा छुड़वाना चाह रहे थे हमसे कि जो भी हाथ पड़े पड़ जाए। तो संगत जी कैसे गुरुजी ने 35 से 5 करवाए। 5 लाख संगत जी, पापा रेलवे से रिटायर थे, उन्होंने अपना जो भी किया कुछ का इंतज़ाम मैंने किया। संगत जी 5 लाख उनको देने के बाद हमारा पीछा उनसे छूटा और संगत जी इस केस से हम मुक्त हुए। वो पहला मैजिकल मेरी लाइफ का था, नहीं तो संगत जी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस परेशानी से, इस मुसीबत से निकल पाऊँगा। और संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से ऐसा जोड़ा कि मैं धीरे-धीरे जो मेरे साथ ये घटना घटित हुई, मैं भूलता चला गया। पहले संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी परेशानियों से निकाला, फिर गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन करा के संगत जी वो अमाउंट इतना कम करवाया और संगत जी वो केस बिल्कुल ख़त्म करवाया। और संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, फिर तो मैं गुरुजी से चला ही गया। मेरी मम्मी जुड़ गई, मेरे पापा जुड़ गए। उसके बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से ही संगत जी मेरी दूसरी शादी गुरु परिवार की संगत में हुई, ये भी गुरुजी की कृपा से ही हुई। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो संगत जी अब मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ गुरुजी की कृपा से। मेरे पास एक बेटा है और संगत जी मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से कि मुझे सब कुछ मिल गया, परिवार मिल गया और संगत जी गुरुजी मिल गए, सबसे बड़ी बात है। और ज़िंदगी संगत जी वो अंधेरी गुफ़ा से निकल के एक रोशनी की किरण में आई, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने जब मेरा हाथ थामा, जब मैं चारों तरफ से टूट चुका था, डूब चुका था, सुसाइड करने की सोच रहा था, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, उस समय गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। इसके लिए गुरुजी का कोटि दान शुक्राना। बस संगत जी अब मैं सत्संग को विराम देता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग था, बहुत ही डिवाइन सत्संग था कि गुरु जी ने कैसे आप पे, आपकी फैमिली पे मेहर करी। बस ऐसे ही गुरु जी सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें। बस ऐसे ही गुरु कृपा बनाए रखे गुरु जी महाराज सब पर। बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।